नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा के इस एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आए हैं। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, एसएससी या अन्य स्टेट्स के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन पेपरों में कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न हैं। चूंकि लगातार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इस वजह से अगले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमारा यही प्रोग्राम है कि जो पुरानी प्रीवियस ईयर की परीक्षाएं हैं जो विभिन्न बोर्ड्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई हैं, उनमें आए हुए प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आऊं। तो चलिए सीधे आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, ऐसी भूमि जो 5 से अधिक सालों से ऊसर पड़ी है और सुधार कार्यक्रम के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लाया जा सकता है, क्या कहलाती है? स्थायी चारागाह, वन भूमि, खेती योग्य बंजर भूमि या वर्तमान में बंजर। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसी बंजर भूमि, ऊसर भूमि जो 5 से अधिक सालों से बंजर पड़ी हुई है, ऊसर पड़ी हुई है, और जो सुधार कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उन सुधार कार्यक्रमों से उसे पुनः खेती योग्य बनाया गया है। तो स्थायी चारागाह तो वो हो नहीं सकते। स्थायी चारागाह तो होते हैं जिन पर पूरे समय घास या जंगल लगे होते हैं, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे होते हैं जिन्हें जो है जानवर अपने चारागाह के रूप में प्रयोग करते हैं, या वन भूमि जहां पर जंगल पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या वर्तमान में बंजर। वर्तमान में बंजर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है सुधार कार्यक्रम के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लाया जा सकता है। तो इसे कहते हैं खेती योग्य बंजर भूमि। यानी ये बंजर तो है, वर्तमान में इसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो चुकी है, इस पर खेती संभव नहीं है, परंतु यदि इसे सुधारा जाए, इसकी उर्वरक क्षमता को इसे वापस प्रदान करने का प्रयत्न किया जाए, तो भविष्य में इसे खेती योग्य प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसी भूमि क्या कहलाती है? तो ऐसी भूमि कहलाती है खेती योग्य बंजर भूमि। चलिए अगला है, तुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का एक हिस्सा हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहां सीमित है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। या सेवार और काई यहां पाए जाते हैं। देखिए, बात करें यदि हम टुंड्रा वनस्पति की, तो टुंड्रा वनस्पति समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं पाई जाती, बल्कि ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है शीतोष्ण क्षेत्र में। शीतोष्ण क्षेत्र यानी जहां पर बर्फ पूरे समय जमी रहती है, उच्च अक्षांशों पर यह वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति को कहते हैं टुंड्रा वनस्पति। यहां पर वनस्पति के विकास के लिए सहज स्थितियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम तो यहां बर्फ जमा है और इतने कम तापमान में कोई वनस्पति को उगाना सहज नहीं होता, आसान नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि यहां पर प्राकृतिक वनस्पति का विकास सीमित होता है। यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियां, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन ऐसे ही मिलते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलते। छोटी छोटी झाड़ियां मिल जाएंगी, दलदल में उगने वाले पौधे मिल जाएंगे, घास मिल जाएगी, काई मिल जाएगी, लाइकेन मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कथन 1 और चौथा ये कथन भी सही है। जबकि वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी, हमारा कथन सी सही नहीं है, क्योंकि ये समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं बल्कि शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर बात करें कि कितने प्रकार के टुंड्रा वन पाए जाते हैं पृथ्वी पर, तो मुख्यतः ये 3 हैं। एक तो होता है आर्कटिक टुंड्रा, यानी आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला टुंड्रा वन, आर्कटिक टुंड्रा। एक हो जाएगा आपका अंटार्कटिका टुंड्रा, अंटार्कटिका टुंड्रा, और तीसरा हो जाता है आपका अल्पाइन टुंड्रा। यानी आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में और अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले टुंड्रा वन। और ये कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मानसूनीय जलवायु क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं।
ये कथन असत्य हो जाएगा दोस्तों। मानसूनी जलवायु क्षेत्र में सदाबहार नहीं बल्कि पतझड़ किस्म के वन पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल स्टेपीज कहलाते हैं। यह कथन भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्टेपीज नहीं कहते, अपितु उन्हें कहते हैं प्रेरी। वहीं दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल ये पंपाज नहीं कहलाते दोस्तों, बल्कि ये कहलाते हैं वेल्ड। यानी इनमें से कोई भी कथन जो है सत्य नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है साल, सागौन, नीम और शीशम जैसी मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये चर्चा, इस प्रश्न को लेकर के हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आए हुए प्रश्नों का संग्रह मैं यहाँ लेकर आया हूं, तो एक बार ये प्रश्न आपके सामने पुनः आया है कि साल हो गया, सागौन हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, बबूल हो गया, ये जो मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष हैं ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो प्रश्न का उत्तर क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लकड़ी होती है। मजबूत से यहाँ पर तात्पर्य कठोर लकड़ी से नहीं है। मजबूत लकड़ी से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि फर्नीचर जो बनाया जाता है, मतलब हमारे जो फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए ये बहुत मजबूत लकड़ी है। अच्छे टिकाऊ फर्नीचर इससे बनते हैं। जबकि जो सदाबहार वन होते हैं उनकी लकड़ी कैसी होती है? उनकी लकड़ी कठोर होती है, जो औद्योगिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होती है पर व्यापारिक दृष्टि से फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे काटना बहुत मुश्किल होता है। जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये फर्नीचर बनाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, साल का फर्नीचर है, सागौन का, शीशम का, नीम का, आम का, बबूल का। तो ये सारे जो है ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। चलिए अगला है, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? यानी उष्णकटिबंधीय वन जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तारित हैं? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7%। यानी पृथ्वी के 7% भूभाग पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी का क्षेत्र है, यानी वहां पर जो भूमध्य रेखीय वन पाए जाते हैं उन वनों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सेलवा। सेलवा या फिर सेलवास, ये दोनों ही शब्द इन वनों के लिए मिलते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। किस प्रकार के वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहते हैं? तो उनको भी सेलवास कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है सेलवास किस प्रकार के वन हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस तरीके से ऑप्शन में आ सकता है। तो सेलवास आपके लिए कैसे वन हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का अधिकांश अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहां से आता है? शंकुधारी वन, पतझड़ वन, मैनग्रोव वन या वर्षा प्रचुर वन? देखिए, आपको यदि ये पता है कि विश्व का जो है सर्वाधिक अखबारी कागज कहां से उत्पादित होता है, तो वो होता है कनाडा। यानी अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का प्रथम स्थान है। और कनाडा के 40% भूभाग पर, यानी कनाडा एक बहुत बड़ा देश है और उसके 40% भूभाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों को और किस नाम से जानते हैं? तो टैगा वन। तो शंकुधारी वन या टैगा वन पाए जाते हैं कनाडा के 40% भूभाग पर। और कनाडा जो है अखबारी कागज के उत्पादन में नंबर 1 पर स्थान रखता है। इसका तात्पर्य है कि अखबारी कागज के लिए हमें किस प्रकार के वन चाहिए होते हैं? तो वो चाहिए होते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों की जो लकड़ी होती है ना, वो बहुत मुलायम होती है और रेशेदार होती है, तो उसकी लुगदी बहुत बढ़िया बनती है और लुगदी बना करके उसका जो है फिर कागज बनता है। तो शंकुधारी वन अखबारी कागज के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म के वन होते हैं। चलिए अगला है, वनों की कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय अंचल, मरुक्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल या उत्तरी वन? तो देखिए, वनों की कटाई सबसे ज्यादा कहां होगी? वे वन जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कौन से वन? जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण।
देखिए वनों को क्यों काटेगा आदमी, या तो उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं वे पूरी हों, यानी ईंधन वगैरह जलाने के लिए उसका प्रयोग करेगा, या फिर उसका प्रयोग करेगा वो जो उन वनों का जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जिससे उसे पैसा मिलेगा। और आर्थिक दृष्टि से इन वनों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल के वन, यानी ये जो वन दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा वन काटने की दर तेज कौन से वनों में होगी, तो वो होगी शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल किस्म के वनों में। चलिए अगला है, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण, अत्यधिक मृदा अपरदन, बाढ़ या सड़कों का निर्माण। तो देखिए वनोन्मूलन का मुख्य कारण, एशिया जो है एक विकासशील देश है और यहां पर जो लकड़ी होती है उसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो ईंधन के रूप में होता है, यानी ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? देखिए वर्तमान में भी वन नीति क्या कहती है कि कम से कम 33% भूभाग पर तो जंगल होने चाहिए। और किसी भी देश के अगर आपको जो है अच्छी जलवायु चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो आपके लिए आवश्यक है कि किसी भी देश के भूभाग के कम से कम 33% हिस्से पर तो जंगल होने ही चाहिए, कम से कम बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यक क्यों चाहिए? देखिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चाहिए, वर्षा के लिए भी चाहिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो वनों की आवश्यकता होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने के लिए पौधे उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा? तब जो है ग्रीन हाउस गैसेज में वृद्धि होगी, ग्रीन हाउस गैस में, या कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होगी? वृद्धि होगी। और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होगी तो भूमंडलीय तापन में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होगी? भूमंडलीय तापन में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में, भूमंडलीय तापन में। और आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग में कमी चाहिए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण का जो सबसे प्राकृतिक स्रोत है वो है ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना, ज्यादा से ज्यादा वनों का विकास करना। इसी कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए। चलिए अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशिष्टता क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशिष्टता की बात कर रहा है, वृक्षों का न होना, न्यूनतम उत्पादकता, अधिकतम जैव विविधता या न्यूनतम जैव विविधता। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। विश्व के जितने प्रकार के वन्य जीव हैं उनमें से 41% प्रजातियां, 41% वन्य जीवों की प्रजातियां, जीवों की प्रजातियां इसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और ये जो फूल होते हैं इसके 2/3 फूलों की प्रजातियां, 2/3 फूलों की प्रजातियां ये भी कहां पाई जाती हैं? ये इन्हीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अधिकतम जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, सवाना चारागाह कहां पाए जाते हैं? सवाना चारागाह आपके कहां पाए जाते हैं? तो सवाना चारागाह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे ज्यादा सवाना चारागाह कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीकी मैदान में। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जो कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, दोनों गोलार्धों में। तो सबसे ज्यादा ये कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की 25% भूमि को
आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन निम्न में से कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, साइबेरिया का टैगा वन, मानसून वन या यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन? तो विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है? साइबेरिया का टैगा वन। यह विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? साइबेरिया का टैगा वन। देखिए सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से रट के रखिएगा। आप सीधे मान के चलिए कि कोई ना कोई प्रश्न तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होगा ही होगा, तो इन्हें रट लीजिए आप। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? मध्य अक्षांश घास स्थल, टैगा, भूमध्य सागरीय या उष्ण कटिबंधीय सवाना? तो ये जो मध्य अक्षांश घास के स्थल होते हैं इन्हें विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। इन्हें विश्व की ब्रेड बास्केट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गेहूं की, धान की, मक्का की सर्वाधिक खेती होती है। यहाँ की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है और ये अनाज है जिससे हमें रोटी मिलती है। तो मध्य अक्षांश घास के स्थलों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ब्रेड बास्केट। ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इससे ये 5 डिग्री और 5 डिग्री, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश। इसके बाद यहां ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये मध्य अक्षांश का क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद 90 डिग्री, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका उच्च अक्षांश। तो ये जो निम्न अक्षांश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका ये महाद्वीप आते हैं और यहाँ पर जो है सर्वाधिक अनाज की उत्पादन होता है। इसी वजह से इसे विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो विश्व की ब्रेड बास्केट अगर अक्षांश के रूप में आपसे पूछे तो मध्य अक्षांश घास के मैदानों को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है? वनस्पति जात और प्राणी जात, समय, जलवायु या जनक शैल? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण किसी न किसी जनक शैल से होता है, कोई ना कोई चट्टान से होता है। देखिए कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं विश्व में। आर्कियन युग की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कडप्पा युग की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो इनमें से किसी न किसी चट्टान के अपर्दन एवं अपक्षय की क्रिया से मृदा का निर्माण होता है। अपर्दन क्या कहलाता है? अपर्दन जैसे किसी प्राकृतिक कारणों से किसी चट्टान का टूटना, यह कहलाता है अपर्दन। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यह अपक्षय। तो मृदा का जो निर्माण है वो किसी न किसी चट्टान से हुआ है, किसी न किसी जनक शैल से हुआ है। तो जो भी गुण इस चट्टान में पाए जाएंगे वही गुण उससे निर्मित मृदा में भी पाए जाएंगे। तो मृदा का रंग कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि इस चट्टान का रंग कैसा होगा। इसके रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता सभी कुछ इस जनक शैल, इस चट्टान के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनक शैल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का खतरनाक प्रभाव है वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, जंगली जानवरों के निवास स्थल का नाश या मृदा का अपरदन। देखिए वनोन्मूलन के ये सभी दुष्प्रभाव हैं। यदि आप जब हद से ज्यादा जंगलों को काटेंगे तो मृदा का अपरदन भी होगा, जंगली जानवरों के निवास स्थल, उनके हैबिटेट का नाश भी होगा, कई सारी पादप हमारे खत्म हो जाएंगे। भाई जंगल काट दोगे तो बहुत से मूल्यवान पादप होंगे जिनका नाश हो जाएगा और वन संपत्ति की भी क्षति होगी। पर यह प्रश्न एसएससी में आया हुआ है दोस्तों, और एसएससी ने जो इस प्रश्न का सबसे ज्यादा उपयुक्त उत्तर माना है वो माना है अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। सबसे उपयुक्त उत्तर एसएससी के द्वारा जो माना गया है वो माना गया है अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, जबकि ये जितने भी प्रभाव हैं ये सभी वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव हैं। पर जो एसएससी ने माना है तो आप भी मान के चलिए कि इसका उत्तर यही होना चाहिए, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति।
चलिए अगला है, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो देखिए, किसी प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, इसका निर्धारण मिट्टी, पानी, तापमान और ऊंचाई, यानी उस क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, मृदा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की वनस्पति होगी। पानी की कितनी उपलब्धता है, वर्षा की मात्रा पर, देखिए कहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहीं पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहीं मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, कहीं ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ये सभी वर्षा की मात्रा, ज्वारीय वन के क्षेत्र के केस में तो नहीं, पर बाकी केसेस में वर्षा की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मिट्टी, पानी, साथ ही वहां पर किस प्रकार का तापमान पाया जाएगा और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी, ये 4 ऐसे प्रभाव हैं जो किसी वनस्पति के वितरण को निर्धारित करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो आप देख लीजिए कहां मिलता है, मिट्टी, पानी, तापमान, यहां तो मिल रहे हैं ये 3। पानी, पौधा और ऊंचाई, तो पौधा ये नहीं हो सकता। हवा, पानी और अक्षांश, तो अक्षांश तो आपका ऊंचाई हो गया, पानी आपका जल हो गया, लेकिन हवा तो हमने यहां नहीं लिखा। धूप, पानी और हवा, तो धूप आप तापमान से मान लीजिए, पानी ठीक है, पर यहां पे भी हवा आ रहा है। तो उपयुक्त प्रश्न जो है वो हो जाएगा हमारा मिट्टी, पानी, तापमान। वैसे वास्तव में क्या होता है, मिट्टी, पानी, तापमान और ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न है, अल्फा अल्फा एक प्रकार की रिक्त स्थान का नाम है। तो अल्फा अल्फा क्या होती है, तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास होती है, बहुत ही पौष्टिक घास होती है दोस्तों। तो इस घास का सेवन करके जो है जानवर बहुत ज्यादा मतलब मोटे हो जाते हैं, उनके अंदर मांस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जिन जिन देशों में ये अल्फा अल्फा प्रकार की घास पाई जाती है, वहां पर मांस का अच्छा खासा व्यापार होता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की पौष्टिक घास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, ग्रीन अकाउंटिंग की आपसे परिभाषा पूछ रहा है, ब्लैंक आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, देश का कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति या उद्धार की गई परती भूमि के क्षेत्रफल। तो देखिए, ग्रीन अकाउंटिंग का ध्यान क्या परिभाषा होती है, पर्यावरण और प्रदूषण की क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। यानी आप तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, देश की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, देश की राष्ट्रीय आय भी लगातार बढ़ती जा रही है, पर उस राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए यदि आपने अपने देश में जंगल काट दिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर दिया, तो ऐसी जीडीपी का कोई फायदा नहीं है। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए देश में राष्ट्रीय आय की गणना करना। यानी कि जीडीपी के साथ साथ ग्रीन अकाउंटिंग को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर्यावरण नहीं बचेगा तो विश्व भी नहीं बचेगा। चलिए अगला है, विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया था, 1965, 1969, 1992 या 1961। तो ध्यान रखिएगा, 29 अप्रैल 1961 को विश्व वन्यजीव निधि का गठन किया गया था। वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में जानते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, यानी WWF। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है अगर आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय वार्ड में पड़ता है, और वार्ड कहां पर है, ये है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्य निधि जीव निधि, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 29 अप्रैल 1961 को। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर टिक कर लीजिए, विश्व का प्रसिद्ध सेरागैती वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है। देखिए आया हुआ प्रश्न है, आपको यह पता होना चाहिए सेरागैती वन्यजीव अभयारण्य कहां है, तो ये तंजानिया में स्थित है, यानी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, तो नीले मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, नीले मगरमच्छों के लिए। भारत में मगरमच्छों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा में।
सेरागति वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तंजानिया में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये नीले मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस स्पीसीज को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है? इस प्रश्न का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि कोई भी स्पीसीज किसी पर्टिकुलर देश में, किसी पर्टिकुलर वन में, किसी पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है, अन्यथा अन्य जगहों पर उसका जो वितरण है वो बहुत ही लिमिटेड है या नहीं के बराबर है। तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है? ऐसी स्पीसीज कहलाती है स्थानिक। चलिए अगला है, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहते हैं? देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है? तापमान में आती है कमी। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है और यही हमें क्षोभ मंडल में भी नजर आता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में कमी आती जाती है, पर कहीं कहीं जो है ये तापमान में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को कहते हैं ताप का उत्क्रमण, यानी कि कमी की बजाय वृद्धि देखने को मिल रही है, अपोजिट स्थिति है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति कहलाती है ताप का उत्क्रमण। चलिए अगला है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, ये इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए दोस्तों। ये एक नारा है, आपसे पूछा जा रहा है ये नारा किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? चिपको आंदोलन से आपके चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए हैं। और ये जो नारा है ये किसने दिया है? तो ये नारा दिया है आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने। कौन सा नारा? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, इसे रट के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेलघाट बाघ अभयारण्य कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो मेलघाट बाघ अभयारण्य कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले रिक्त स्थान के नाम से बुलाया जाता था। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान अगर कहां पर है आपको ये पता है तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये कहां पर है? ये है आपके राजस्थान के भरतपुर जिले में। और इसे पहले किस नाम से जानते थे? इसे जानते थे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि अब कई वर्षों से, लगभग 2002 के बाद से साइबेरियन क्रेन इसमें नजर नहीं आए हैं, लेकिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए। पहले इसे किस नाम से जानते थे? भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते थे। चलिए अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान को देखना चाहता है, तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए रणथंभौर कहां स्थित है? रणथंभौर स्थित है आपका राजस्थान में। गिर कहां स्थित है? गिर स्थित है गुजरात में। एशियाई शेरों का प्राकृतिक स्थान भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? यह स्थित है आपका गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो यह स्थित है आपका कर्नाटक में। नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, ये सभी कहां स्थित हैं? ये स्थित हैं आपके कर्नाटक में। तो मध्य प्रदेश में इनमें से कोई भी नहीं है, तो आपको मध्य प्रदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप इन तीनों को देखना चाहते हैं तो। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उपाध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। और यदि पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है, अगर पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ये होता है इसका
अध्यक्ष। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उपाध्यक्ष होता है राज्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, जबकि राज्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें संसद से कुल 3 सदस्य लिए जाते हैं, जिसमें से लोकसभा के सदस्य होते हैं 2, राज्यसभा के सदस्य होते हैं 1। तो राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनके आपके द्वारा आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इन्हें आप रट करके फेंक दीजिए, घोट करके पी जाइए दोस्तों। बार बार इनका रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।